बच्चों अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में नहीं लेना है इसे। मैं जब पढ़ रहा था हल्के में लिया था इसे, लेकिन कोई बात नहीं, अब नहीं लूँगा। देखिए इक्विलिब्रियम हम पढ़ने वाले हैं। किसका है ये? केमिकल इक्विलिब्रियम का जो है उसका एक पार्ट है इक्विलिब्रियम स्टेट। ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट? देखो इक्विलिब्रियम स्टेट कब अराइज होता है और क्यों अराइज होता है? देखो इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों अराइज होता है, इसका मैं आंसर तुम्हें देख सकता हूँ कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाता है, तब जाके ये अराइज होता है। कौन सा स्टेट? ये होता है इक्विलिब्रियम स्टेट। कब अराइज होता है? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, तो बताओ यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। कहाँ अराइज होता है? तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में ये अराइज होता है। तो मेन 3 क्वेश्चन कब, कहाँ, क्यों का जवाब हमने दे दिया है, जिसमें से 2 का जवाब एक ही था कि क्यों, नहीं कब और कहाँ का रिवर्सिबल है, और कब, कहाँ, क्यों। कब का हो गया अपना ये, कहाँ का हो गया ये, और क्यों, क्योंकि ये, यानी जब यही इक्वल होता है तभी होता है। ठीक है, बस तीनों का मैंने जवाब दे दिया। अब आगे तुम देखो क्या होता है कि देखो जैसे एग्जांपल में दूँ तो a प्लस बी है, अगर ये गया तो ये c प्लस डी बन गया। और वहीं अगर इसको ऐसे कर दो, क्यों? क्योंकि ये अब अगर हमें इक्विलिब्रियम स्टेट दिखाना है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, हमेशा ये कंडीशन रहेगी। तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे एक रिएक्शन में लिखता हूँ A चेंज टू B एंड B चेंज टू A। यहाँ पे ये पहले 20 मोल था, ये 0 मोल था, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्योंकि ये फॉरवर्ड है। अब ये 0 था, फिर बाद में ये 5 हुआ, ये 15 मोल हो गया, ये तुम्हारा 7 हुआ, ये तुम्हारा 13 मोल हो गया, ये तुम्हारा 10 हुआ, ये भी तुम्हारा 10 मोल हो गया। अच्छा, काफ़ी लोग कहेंगे भाई हो गया। अरे बुद्धू, ये नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, वो कभी भी आ सकता है। तो और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 7 हो गया इक्वल्स ये 13 हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाए, तो ये हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम स्टेट। जबकि यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा। ओके, एक सेकंड, ठीक, बाकी पे हो जाएगा। अरे भाई ये क्या हो गया? ठीक, चलो अब बात करते हैं किसके बारे में। तो अब हम देखते हैं एक और चीज़ का। क्या देखते हैं? देखो a प्लस बी जो है वो चेंज हो रहा है c प्लस डी में, वही वापस में आ जा रहा है a प्लस बी में। अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है, देखो तुमने किस लॉ से, तो लॉ ऑफ ग्राम एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ग्राम एक्शन नहीं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से तुमने देखा था कि रेट जो होता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a कॉमा बी होगा। सॉरी, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, हाँ नहीं यही, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a कॉमा बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन से, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब तुम एक्टिव मास को चाहे तो मोलर कंसंट्रेशन कहो, मोलैरिटी को, कुछ भी कहो। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और एक्टिव मास को डिनोट करते हैं हम कुछ ऐसे ही। अच्छा, वहीं अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन पूछ लूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? सी के और डी के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के। बिल्कुल,
तो ये मैंने इसका रिलेशन ला दिया है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर हमें इसको हटाना है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो हमें एक कोई कांस्टेंट लाना होगा। तो यहाँ पे आता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, और ये ज़रा मूव हो जाएगा, कहाँ, यहाँ मूव हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा के एफ। और ये के एफ को तुम क्या कहोगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, अभी बाद में आऊँगा, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं खोलूँगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। वहीं अगर मैं बात करूं किसके बारे में, आर बी इज इक्वल्स टू के बी सी हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे ये के बी क्या है, तो ये है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वहीं यहाँ पे मैंने ए और बी को पता ही है, सी और डी भी पता है कि ये है अपना एक्टिव मास, और ये क्या है, ये और ये हैं अपने रेट्स। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि वो मोमेंट जहाँ पे तुम्हारा आर एफ इक्वल्स टू आर बी हो जाएगा, ये मोमेंट तुम्हारा कहलाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। यही स्टेट कहलाएगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टेट, या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से तुम कहो, या ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी कहो। तो इट इज़ नॉट कि तुम जो है ये वाले कंडीशन को कहो, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भाई तुम्हारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन बराबर नहीं होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन का, रेट बराबर होना चाहिए। तो इट इज़ नॉट कि इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो हमेशा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होना चाहिए। होने को तो ये हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन मसला ये है मेन मसला ये है। चलो भाई साहब, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखो, वो मोमेंट जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मान लो अगर आ गया है किसी रिएक्शन का, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अब आ गया है किसी रिएक्शन का, तो क्या बताओ यहाँ पे वी एफ किसके लिए होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले के लिए ए इंटू बी इक्वल्स टू वी बी ए, नहीं सी इंटू डी, ये होता है बिल्कुल। तो ये बताओ कि अगर मैं अब यहाँ पे वी एफ अपॉन वी बी कर दूँ इक्वल्स टू क्या, सी डी अपॉन में ए बी हो जाएगा क्या? बिल्कुल, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इस कंडीशन को मैं क्या कहूँगा, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम होता है, इसे के से डिनोट करते हैं, ये होता है अपना इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम। इसके बारे में आगे देखेंगे, मैंने पहले बता दिया फ्लो में। अब चलो ग्राफ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो देखो यहाँ पे हो गया अपना रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो जाएगा तुम्हारा टाइम। तो देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है, मान लो कुछ यहाँ से शुरू होगा, ऑब्वियसली पहले से तुम्हारा मोल जो है वो कुछ रहेगा, उसका रेट सबसे ज़्यादा रहेगा, रेट घटता रहेगा, ताकि जो है बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़े। तो इसी वजह से ये कुछ ऐसे चलता रहेगा, घटता रहेगा बेसिकली, घटता हमेशा नहीं रहेगा, अभी बता रहा हूँ। ये तुम्हारा है फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड के लिए है। वहीं अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊँ किसका, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे तुम्हारा टाइम हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हमेशा ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ऐसे नहीं बढ़ेगा तुम्हारा, ऐसे नहीं बढ़ेगा, वो थोड़ा ज़्यादा तेज बढ़ेगा, एक टाइम पे आके ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। और इनका दोनों का कंबाइन बनूँ, यानी कि टोटल रेट अगर मैं लिख दूँ और यहाँ पे टोटल टाइम लिख दूँ, तो ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, ये चला गया।
और ये जो स्टेट अराइज हुई है, कौन सी स्टेट, ये तक यहाँ तक देख रहे हो, ये होती है तुम्हारी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये भी हो सकता है कि अगर तुमने कुछ ऐड वर्ड किया, कुछ 3-5 किया, तो ये अलग अलग हो जाए। अच्छा, वो कब होगा वो भी अभी आगे आएगा, उसको भी हम देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं किसे। अब आता है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, जो कि मेरे ख्याल से हमें पढ़ना चाहिए अगले लेक्चर में, ठीक है।